हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें बता रखा है द फर्स्ट फ्यू इयर्स इन द लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर फुल ऑफ चैलेंजेस। मतलब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था तो उससे कुछ साल पहले तक जो हमारा मतलब कि इतने चैलेंजेस हो गए थे इंडिया में कि मतलब कि जो है उनसे हैंडल करना बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट था। पर मतलब कैसे भी करके हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इन चैलेंजेस को जो है डील की इनके साथ। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि और क्या हुआ था फिर मतलब हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंट भी हुआ था, फ्रीडम भी हुआ था, पर फ्रीडम के साथ साथ जो है पार्टीशन भी आई थी। पार्टीशन के वजह से क्या हुआ, बहुत ही वायलेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और मतलब जो हमारा इंडिया जो था सेकुलर था उसको भी चैलेंज किया था। और मतलब कि वायलेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और प्रिंसली स्टेट को हमने इंटीग्रेट भी किया था। और जो है लोगों के एस्पिरेशन को मीट करने के लिए जो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे उन लोगों के लिए जो है इंटरनल बाउंड्रीज फिर से जो है बनाई गई थी। अब हम पढ़ेंगे कि चैलेंजेस क्या थे न्यू नेशन के लिए। अब मतलब एट द मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया ने अटेंड किया था इंडिपेंडेंस को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे फर्स्ट पीएम थे इंडिया के। और जो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जो है ये पहली स्पीच थी जो कि बोली गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब हम बात करेंगे कौन से 3 चैलेंजेस थे जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया ने फेस किया था। तो सबसे पहला चैलेंज क्या था, टू शेप अ नेशन इन यूनिटी, कि हमें जो है यूनिटी में मतलब हमारे इंडिया को जो है सबसे पहले जो है हमें इतनी सारी जो डाइवर्सिटीज़ थी उनको मिटा के जो है उनको एक करना था। क्योंकि इंडिया में रीजनल, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है और ये जो डाइवर्सिटीज़ जो है हमारी सोसाइटी में एकोमोडेट है। और क्योंकि और हाँ, यहाँ पे पीपल जो है वो स्पोक करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को और फॉलो करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को और रिलीजन्स को, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था लोगों को यूनाइट करना। अब दूसरा चैलेंज क्या था, इस्टेब्लिश करना डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, जो कि बेस्ड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। उन्होंने डेवलप किए थे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स को राइट टू वोट देता है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके और फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बिहाफ पे जो है वेलफेयर डिसीजंस ले सिटीजन्स के बिहाफ पे। अब तीसरा चैलेंज क्या था, डेवलपमेंट फॉर ऑल। इसमें क्या था, जो थर्ड चैलेंज था वॉज टू इंश्योर, मतलब थर्ड चैलेंज का काम क्या था कि डेवलपमेंट करना था, भला करना था एंटायर सोसाइटी का, सिर्फ कुछ ही सेक्शंस का नहीं, पूरी एंटायर सोसाइटी का भला और डेवलपमेंट करना था। तो रियल चैलेंज क्या था कि इफेक्टिव पॉलिसीज इवॉल्व करनी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और जो है पॉवर्टी को ख़त्म करना था। अब क्या हुआ था, अब रीजन्स क्या थे इंडिया का पार्टीशन के पीछे, मतलब कि क्या रीजन्स थे जिसके वजह से इंडिया में का पार्टीशन हुआ था। तो टू नेशन थ्योरी रीज़न है जिसके वजह से पार्टीशन हुआ था इंडिया का। क्या हुआ था कि 1906 में मुस्लिम लीग जो कि लीड किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, उन्होंने डिमांड किया कि ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करो इंडिया पाकिस्तान में और सिर्फ मुस्लिम से ही पाकिस्तान में रहेंगे। तो गवर्नमेंट मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठीक है मान लिया था। अब मतलब कि 4 प्रॉब्लम्स आने लगी थी पार्टीशन करते वक्त। तो क्या हुआ था कि पहले लीडर्स ने कहा ठीक है मुस्लिम जहाँ पे भी मुस्लिम की मेजोरिटी ज़्यादा होगी हम उसको जो है पाकिस्तान बना देंगे। पर ऐसा मतलब नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम आ गई ऐसा करने में। क्या क्या प्रॉब्लम थी कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब कि कहीं पे भी मुस्लिम जो है मेजोरिटी में नहीं थे, सिर्फ 2 ही ऐसी जगह थी जहाँ पे मुस्लिम जो है ज़्यादा मात्रा में रह रहे थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान में। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में तो इंडिया आता है, इंडिया को कैसे हटा के इन दोनों को जोड़े। फिर उन्होंने सोचा ठीक है पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो कि 1971 में हम ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कहने लगे। इसलिए हम वेस्ट बंगाल कहते हैं क्योंकि 1971 से पहले वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान था। अब दूसरा मतलब कि प्रॉब्लम क्या था कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू विन पाकिस्तान, कि हर कोई मुस्लिम मेजोरिटी जो थी वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। अब क्या हुआ था, हमने पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंस थी हमें आधी रात में मिली थी तो सब लोग तो सो रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि हमें आज़ादी मिल गई। अब इतना मतलब कि शोर शराबा होने लगा कि अब खून खराबा होने लगा हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई
पंजाब और बंगाल को पार्टीशन करने में। और चौथा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड। अब क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान में हिंदूज़ और सिख्स थे उनको तो मतलब कि पंजाब आना था, और जो मतलब बंगाल में थे उनको भी मतलब जो है बंगाल में रहने वाले मुस्लिम्स को बांग्लादेश जाना था। अब वो क्या हुआ था, लोग जो है जो आते जा रहे थे वो मारते जा रहे थे कि निकलो घर से, निकलो घर से। तो बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी थी माइनॉरिटीज़ को, और वो अपने ही घर में जो है एक तरह से एलियन बन गए थे, मतलब कि उनके ही घर से उनको निकाल दिया जा रहा था। सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ के उनको जो है डिस्प्लेसमेंट करना पड़ गया। अब हम बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की। तो ये कौन थे, तो ये लीडर थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस MWF के लीडर थे, और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फॉलो करते थे गांधी आइडियोलॉजी को और बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में। अब क्या हुआ, हमने देख लिया कि पार्टीशन हो गया, रीजंस क्या थे पार्टीशन होने के, 2 नेशन थ्योरीज थे, और क्या क्या मतलब कि प्रॉब्लम्स आई पार्टीशन करते वक्त। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे मतलब कि पार्टीशन हो गया। अब परिणाम क्या हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब कि अब जैसे ही हम दूसरे अब कंट्री में जा रहे तो जाते ही थोड़ी ना हमारी जॉब लग जाएगी। अब बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, वायलेंस हो रहा था, एक घर छोड़ के जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, दूसरी जगह जाके रह रहे थे, रिहैबिलिटेशन हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, नौकरी नहीं मिल रही थी, इमरजेंस हो रहा था पॉलिटिकल इंटरेस्ट का। मतलब कि ऑटोमेटिकली जो है इंडिया एक हिंदू मतलब कंट्री बन गया था। इसमें जो है लीडर्स को जीतने में आसानी मिल रही थी इलेक्शंस के टाइम में। तो वही कह रहा है कि इमरजेंस हुआ पॉलिटिकल इंटरेस्ट का। अब क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम होने लगा था, प्रॉब्लम होने लगी आइडेंटिटी की, हम हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, प्रॉब्लम होने लगी माइनॉरिटीज़ की। और मतलब बिफोर 1971 वही कि बांग्लादेश को जो है हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, और जो पंजाब और बंगाल जो थे यही 2 प्रोविंसेस थे जो डिवाइड हुए थे इंडिपेंडेंस के। सबसे ज़्यादा लोग यहीं से जो है डिस्प्लेसमेंट हुए थे और बहुत ही खून खराबा हुआ था यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब मतलब कि उस टाइम जो है प्रिंसली स्टेट भी हुआ करते थे। कैसे, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया जो था वो डिवाइडेड था ब्रिटिश प्रोविंस में और प्रिंसली स्टेट में। मतलब पहले तो राजा महाराजा ही थे, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो कुछ कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे राजा महाराजा कंट्रोल करते थे, तो इनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। पर इसका मतलब नहीं सिर्फ राजा का ही कंट्रोल, राजा के ऊपर ब्रिटिश का भी कंट्रोल होता था, और एक ब्रिटिश प्रोविंस थी। तो टोटल प्रिंसली स्टेट कितने थे, 565 प्रिंसली स्टेट थे इंडिपेंडेंस के टाइम में। और फिर क्या हुआ था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया था। वो मतलब कि पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर थे, और क्रूशल रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट, मतलब सारे 565 प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ जोड़ने में। वरना आज 28 स्टेट्स नहीं होते, 565 स्टेट्स होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से ही आज 28 स्टेट पॉसिबल हो पाए। इन्होंने बहुत मेहनत की थी प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में। अब जस्ट बिफोर क्या हुआ था कि इनको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, क्योंकि जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अगर हम इंडिया को छोड़ के जाएंगे तो जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास जो है एक ऑप्शन होगा कि वो इंडिया के साथ मिल सकते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या फिर एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकती है। अब जितने भी राजा थे उनके तो मन बढ़ गए कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। अब तो ब्रिटिश ने कहा है हम क्यों जाए इंडिया के साथ पाकिस्तान के, हम अपना खुद का स्टेट बनाएंगे। अब क्या हुआ, जो रूलर जो थे ट्रावंकोर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने अनाउंस किया कि नहीं भाई अब तो हम अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। अब क्या हुआ, सरदार पटेल ने फिर हिस्टोरिकल, और फिर सरदार पटेल आए कि ऐसे थोड़ी ना तुम अपना अलग अलग कर लोगे, 565 टुकड़ों में इंडिया को बांट दोगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है हिस्टोरिकल रोल को प्ले किया था, और फिर उन्होंने बातचीत करी प्रिंसली स्टेट के राजाओं से कि भाई देखो ऐसा है कि 565 प्रिंसली स्टेट सोच रहे हो इंडिया इतने मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा, आने जाने का खर्चा वगैरह और जो ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन। तो मतलब सरदार पटेल ने जो है नेगोशिएशन किया प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के साथ, बातचीत की, और मतलब कि उनको बहला फुसला के जो है इंडियन यूनियन के साथ मिला लिया। पर बहुत ही खड़ूस भी रूलर्स थे जो कि मतलब बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। मतलब पढ़ने में सिर्फ 2 ही लाइन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिस्टोरिकल रोल प्ले किया, पर ये सिर्फ आज के टाइम मतलब देखने में ईजी लग रहा है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इसको पूरा करने के लिए स्किलफुल परसुएशन की ज़रूरत थी। अब उस समय गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन करवाए थे सारे प्रिंसली स्टेट से कि अगर तुम इसको साइन कर दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसली स्टेट जो है तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब तुम हमारे साथ इंडिया के साथ मर्ज हो चुके हो।
अब मतलब कुछ मतलब खड़ूस से प्रिंसली स्टेट्स भी थे जो कि मना कर रहे थे कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जो है रजिस्ट होंगे, तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे। कौन कौन से थे? 4 प्रिंसली स्टेट, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जो कि बाद में धीरे धीरे जो है इंडियन यूनियन के साथ मिल ही गए कैसे भी करके। मतलब कि जो राजा कार्स जो थे वो पैरामिलिट्री फोर्स थे नवाब के, जो कि मतलब कि नवाब जो था हमारा हैदराबाद का बहुत ही रिचेस्ट पर्सन था। वो मतलब कि इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता था और वो बिल मतलब बहुत ही ख़राब था। इसलिए ये था कि किसान, औरतें सब उसको जो है हटाना चाहती थी कि इससे तो छुटकारा चाहिए। वो उनकी प्रजा चाहती थी कि हम इंडियन यूनियन के साथ मिले, पर ये जो नवाब था ये होने नहीं दे रहा था। फिर बाद में करके कैसे भी करके हमारे मिलिट्री फोर्स ने इसके फोर्स को हरा दिया और जो हमारा हैदराबाद था वो हमारे इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो गया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं, जैसे कि ये कुछ ईयर है और ये ओरिजिनल स्टेट्स है। और ये जो ओरिजिनल स्टेट्स है जो भी नए स्टेट्स बने थे, जैसे कि 1952 में मद्रास से आंध्र प्रदेश बना, 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र गुजरात बना, 1963 में असम से नागालैंड, 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 1972 में असम से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और 1987 में असम से अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, और 2000 में बिहार से झारखंड, और फिर 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, और 2014 का तो पता ही है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का। तो जो ऐसे क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, द स्टेट विच वॉज कर्व्ड आउट ऑफ असम इन 1987, मतलब कौन सा स्टेट था जो कि असम से निकला था 1987 में। जैसे कि यहाँ पे 1987 का है, ये रहा। तो असम से कौन कौन से कर्व्ड हुए थे स्टेट? अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम कहाँ है? तो देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। तो हाँ, आपके जो ऐसे मतलब कि एग्ज़ाम जो है होंगे बोर्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तो देखो इसको तो मतलब ईयर्स को जो है अच्छे से लर्न कर लेना। और हाँ, मैं इस प्रीवियस मतलब कि जितने भी मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है मैं सबको अपने इंस्टाग्राम जो है उस पर मैं पोस्ट कर दूँगी, वो आपको सामने जो है मेरी आईडी दिख जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वो भी वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगी। जो बस आप एग्ज़ाम के टाइम इसी को पढ़ लेना, बाकी जो है बुक भी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो हमने क्या पढ़ा कि पार्टीशन हो गया मुस्लिम लीग की वजह से, पार्टीशन हुआ मुस्लिम लीग की वजह से, फिर गवर्नमेंट ने माना ठीक है पार्टीशन करो। पार्टीशन करने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, कुछ का मन था कुछ का मन नहीं था, पार्टीशन भी हो गया। फिर परिणाम भी देख ले कि बहुत ही मतलब कि किलिंग वायलेंस हुआ था। अब मतलब फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो भी बहुत ही मना कर रहे थे कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उनको भी जोड़ा गया। अब मतलब क्या हुआ था, जिनको जोड़ा जा रहा था उनमें भी जो है अलग अलग मतलब कि बोलने वाले मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस वाले लोग थे, उनको भी जो है वो अलग अपनी डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारी अलग से स्टेट बनाओ। अब उनकी भी मांग पूरी करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने लगे, तो 1920 में जो नागपुर सेशन जो था कांग्रेस का, उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन करना तो बहुत ही ज़रूरी है स्टेट का लैंग्वेज की बेसिस में। तो विशाल आंध्र मूवमेंट जो है वो मूवमेंट किया गया सेपरेट आंध्र के लिए। और मतलब जो पोटी श्रीरामुल्ला था वो मतलब कि कांग्रेस का लीडर था जिसने मूवमेंट किया था सेपरेट आंध्र के लिए। ये जो है मतलब कि 56 में 56 ही होता है ना, हाँ 56 डेज़ के लिए इसने भूख हड़ताल किया था, पर उसके बाद इसकी जो है डेथ हो जाती है। अब लोगों में गुस्सा आ जाता है कि बेचारा बुढ़ा जो है इतना मतलब कि हमारे लिए बैठा हुआ था बिना खाए पिए और तुमने इसकी बात भी नहीं मानी, इसलिए मतलब सरकार डर के मारे इनकी बात मान लेती है। तो जो उस समय के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया ठीक है 1952 में कि हम फॉर्मेशन कर देते हैं आंध्र स्टेट की, अब खुश हो जाओ। अब 1950 इसके बाद क्या हुआ, अब तो मतलब अब आसपास के लोग भी देखने लगे ये देखो गवर्नमेंट ने तो इनकी बात मान ली तो हमारी भी मान ही लेंगे। तो फिर उसके बाद तो लाइन ही लग गई, बहुत सारे स्टेट जो है लैंग्वेज की बेसिस पे क्रिएट होने लगे। जैसे कि 1953 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन गया। अब मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। तो ये कमीशन है ये एक्ट है, तो ये भी मतलब कि कंफ्यूज मत होना। तो जो हमारा 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, इससे क्रिएशन हुए थे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ठीक है, चैप्टर जो है यहीं ख़त्म होता है। अगर मतलब
जो वीडियो है अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।